हेलो एवरीवन। तो आज से मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चालू हो रहा है। ठीक है ना। इकोनॉमी और करंट अफेयर्स का तो ऑलरेडी स्टार्टेड है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज़ है। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कंसेप्ट को देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाएगा तो उसको बीच में हम लोग डिटेल में डील कर लेंगे। ये एज ए रिवीजन टूल हो जाएगा। अगर पहले से पढ़े हुए मॉडर्न हिस्ट्री को तो ये बोलता नहीं है, बीच में प्लस पॉइंट हो जाएगा। और इसको 1.5 या 1.75 स्पीड पे भी देख सकते हैं। बस जितना जल्दी हो वीडियो को कंप्लीट करके रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। गांधी जी चंपारण मूवमेंट वाज फॉर। तो गांधी जी का चंपारण मूवमेंट किस लिए था? तो ये तो बोलता नहीं है, वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन हो चुका है। सॉरी, वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है। इन वर्कर इंडिगो वर्कर के लिए था। इंडिगो वर्कर की समस्या का समाधान के लिए था। ठीक है ना। हमारा चंपारण गांधी जी का चंपारण मूवमेंट। और चंपारण मूवमेंट से रिलेटेड पूछता है कि मतलब कौन कौन उनके साथ आए थे। मतलब गांधी जी के साथ कौन कौन चंपारण आए थे। गांधी जी अकेले तो आए नहीं थे। तो जो जो आए थे उनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बीपीएससी में पूछ चुका है। तो जेपी कृपलानी आए थे। जेपी कृपलानी आए थे। फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद आए थे। उसके बाद महादेव देसाई आए थे। उसके बाद एंड्रयू आए थे, ये अमेरिकन था। उसके बाद अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये तो एमिनेंट पर्सनैलिटी है बिहार में और देश में भी। और एक राजकिशोर प्रसाद भी थे। तो ये लोग कहाँ आए थे? तो गांधी जी के साथ इंडिगो वर्कर के हेल्प के लिए आए थे। इंडिगो वर्कर था क्या? तो तीन गठिया प्रणाली पे काम करता था। तीन गठिया सिस्टम मतलब 3/20, मतलब आपका जो लैंड है उसको 20 भाग में बांट के 3 भाग पे क्या होगा? इंडिगो का खेती होगा। और उसके बाद प्रॉपर रेवेन्यू वगैरह भी नहीं मिलता था। तो इसके अगेंस्ट गांधी जी ने मूवमेंट किया था और सफल भी हुए थे। इसके बाद ही गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या बोला गया था? महात्मा का उपाधि दिया गया था। तो ये सब है इससे इससे रिलेटेड। ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज द नेशनलिस्ट लीडर टू बी इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का लीडर कौन चुना गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विट्ठल भाई पटेल। ठीक है ना। विट्ठल भाई पटेल चुने गए थे। विट्ठल भाई पटेल सबसे पहले 1923 में, मतलब 1923 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बने और फिर 25 में क्या होगा? स्पीकर चुने गए थे। इनका दो कंट्रीब्यूशन और भी है। ये टाउन प्लानिंग के लिए, टाउन प्लानिंग बिल को लेके आए थे। और दूसरा इनका कंट्रीब्यूशन है बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपैलिटी एक्ट को लेके। ठीक है। बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है? तो बिल जो लॉ इन प्रोसेस है और एक्ट जो बन चुका है, मतलब अभी के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं। तो ये याद रखना है, विट्ठल भाई पटेल आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर तीसरा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज जर्नल ब्रॉट आउट बाय अब्दुल कलाम आज़ाद। एक इनका भी बड़ा कद था। ठीक है ना। आज़ादी में इनका किताब क्या था? तो अल हिलाल था। ये अल हिलाल तो बहुत फेमस है। और एक इनका इनका और है, उसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है ना। इंडिया विंस फ्रीडम, वो भी इनका किताब है। तो इसके बारे में अक्सर कंपटीशन में पूछता है। इस बार तो गोपाल कृष्ण गोखले का पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर। हु वॉज नोन एज द फ्रंटियर गांधी। सीमांत गांधी। ठीक है ना। किसको बोलते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन ए, इनको बोलते हैं। और इनको बच्चा खान भी बोलते हैं, BACHA, बच्चा। इनको बच्चा खान भी बोलते हैं। और मतलब ये इसको फाउंडर थे किसके? खुदाई खिदमतगार के। मतलब लाल कुर्ती, जो लाल रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता था। ये कहाँ काम करते थे? तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जैसे कि अपना भारत है तो या इस एरिया में ये एक्टिव थे। ठीक है ना। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर उस समय के हिसाब से। तो चार क्वेश्चन हम लोग का हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट वाज नॉट लेड बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी किस मूवमेंट को लीड नहीं किए थे? तो जब महात्मा गांधी यहाँ रहे होंगे, नहीं रहे होंगे, तो उस समय जो मूवमेंट हुआ होगा, तो सिविल डिसोबिडियंट में तो महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है ना। साल्ट का लॉ ब्रेक किए थे, यही बोलता नहीं, नमक सत्याग्रह। वो डांडी मार्च जिसको कहा जाता है, मतलब 6 मार्च से शुरू किए थे, 12 अप्रैल तक गए थे। ठीक है ना। ब्रिटिश का टैक्स लॉ था कि वो अब साल्ट पे भी टैक्स बनाएगा, कोई भी लोकल आदमी साल्ट को नहीं बनाएगा। तो इस लॉ को ब्रेक करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। इसका शुरुआत किए थे कहाँ से? तो मतलब डांडी के लिए निकले थे, इसलिए इसको डांडी मार्च कहा जाता है।
तो इसमें तो इनका बहुत बड़ा योगदान है सिविल डिसोबीडियंस में। क्विट इंडिया मूवमेंट भी गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था, करो या मरो, तो इसमें गांधी जी लीडर थे ही, लीड किए ही थे। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में तो और ज़्यादा इनका योगदान था, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम को भी एक कर लिया था, मतलब खिलाफत मूवमेंट का लीड अपने हाथ में ले लिए थे, जिससे हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे और दोनों मिल के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किए थे। ठीक है, तो इस मूवमेंट में गांधी जी का इम्पोर्टेंट योगदान है। स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, जो ऑप्शन बी है, राइट आंसर भी ऑप्शन बी है। स्वदेशी मूवमेंट ये 1905 में हुआ था, जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था। तो पार्टीशन के समय क्या हो गया था ना कि मतलब उस समय, उससे पहले मतलब राष्ट्रवाद का जो बोलता है ना, हवा एकदम तूल पे था, हवा मतलब बोलता है ना पीक पे था। तो उसको कम करने के लिए बंगाल को दो भाग में बांट दिया, और ऐसे बांटा कि मतलब कुछ एरिया में हिंदू क्या हो गया, माइनॉरिटी है, कुछ एरिया में मुस्लिम माइनॉरिटी हो गए, मतलब स्ट्रैटेजिक डिवीज़न था। तो इसके अगेंस्ट स्वदेशी मूवमेंट चला। उस समय गांधी जी थे ही नहीं भारत में, उस समय बाल गंगाधर तिलक लोग थे। गांधी जी ऐसा नहीं है कि भारत पहली बार 1915 या 16 में ही आए थे। 1901 कांग्रेस का जो सेशन हुआ था कलकत्ता में 1901 में, उसमें गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे, और उसी में एक रिजोल्यूशन पास हुआ था इनका अफ्रीका को लेके। तो उसमें गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे, और उसके चेयरमैन थे दिनसा वाचा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। गांधी जी किस कांग्रेस सेशन को पहली बार अटेंड किए, तो ऐसा नहीं है कि 15 के बाद 1915 के बाद का टिक मारना है। 1901 को पहली बार वो अटेंड कर चुके हैं। उस समय चेयरमैन थे दिनसा वाचा। उसके बाद वो अफ्रीका चले गए थे, फिर रिटर्न हुए थे अफ्रीका से 1915 में। ठीक है ना। तो अब फिर 1905 का तो स्वदेशी मूवमेंट डिस्कस कर ही लिए, तो इसका आंसर क्या होगा कि किसको नहीं लीड किए थे, तो स्वदेशी मूवमेंट को। 6 नंबर क्वेश्चन कि हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ आईएनए बिफोर सुभाष चंद्र बोस। तो आईएनए कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इंडियन नेशनल आर्मी, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, आज़ाद हिंद फौज। इसके पीछे डिटेल में कंसेप्ट समझते हैं आईएनए का। अब बहुत इंटरेस्टिंग भी है और लॉजिकल भी है। क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था जिस समय, उस समय ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बिना इंडियन से पूछे वॉर में धकेल दिया था। तो इसके खिलाफ सारे कांग्रेस लोग रिज़ाइन कर दिए थे। तो कांग्रेस लोग के रिज़ाइन करने के बाद जो मुस्लिम लीग था वो मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है, तो ये सब तो यहाँ पैरेलली चल ही रहा था, लेकिन साथ में क्या हुआ था कि ये लोग जो गया था जापानीज के अगेंस्ट लड़ने, ठीक है ना, जापानीज के अगेंस्ट लड़ने गया था कौन, ब्रिटिशर्स लोग। और उसके आर्मी में कौन था, इंडियन था, यहीं से लेके गया था। तो उन लोग को हरा के कब्जा कर लिया था, कब्जा तो कर ही लिया था, बोलता नहीं है गोरा तो नाम का बदनाम है, ज़्यादा कष्ट तो जापानी देता है, बड़ा क्रूरता मतलब था उसमें लोग में। तो टॉर्चर करता था। तो इंडियन लोग बोला कि भाई टॉर्चर काहे कर रहा है, मारना है तो मार दो, या आज़ाद करना है तो आज़ाद कर दो। तो बोला तुम लोग ब्रिटिशर्स का साथ काहे दिया। तो उसमें एक आदमी थे, मतलब सरदार थे, जिनका नाम था मोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर नहीं, कैप्टन मोहन सिंह, उनका नाम था कैप्टन मोहन सिंह। तो वो जापानीज को बोले कि हम लोग तुम्हारे अगेंस्ट थोड़े आए, हम लोग तो बोलता नहीं है ब्रिटिशर्स का यहाँ काम करते थे, और बोलता नहीं है जिसकी खाए बाजरी उसकी बजाय हाजिरी वाला बात हो गया था। तो इसीलिए हम लोगों को आना पड़ा, तुम हमको आज़ाद कर दो, हम लड़ेंगे। तो बोलता है कि तुम लड़ेगा, तुम तो ब्रिटिशर्स के साथ आया था। तो बोला कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम किसके साथ आए थे, इम्पोर्टेंट लड़ना है, किसी के अगेंस्ट लड़ेंगे। तो फिर इन लोगों को वहाँ पे जो जापानीज लोग से लड़ने गया था, जो वहाँ बंदी बना हुआ था, तो उसमें जो इंडियन है ना उसको जापान के साथ ले लिया गया, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी बनाया गया। वही लोग जो वहाँ पे कैद में थे ना, उसी लोग के जो ग्रुप को बोलते हैं इंडियन नेशनल आर्मी। और क्योंकि हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए बना था, तो इसीलिए बोलते हैं आज़ाद हिंद फौज। तो ये वहाँ हुआ। तो 2 आदमी मेन थे जो इस मतलब इसके गठन में, जो फेमस नाम था कैप्टन मोहन सिंह का और निरंजन सिंह का। तो ये दोनों मिलके बनाया, क्या बनाया, आज़ाद हिंद फौज। किस लिए बनाया, तो भारत को आज़ाद करने के लिए। अब वो जापानी के साथ मिलके, मतलब वर्ल्ड वार में क्या हो रहा था ना कि ब्रिटिशर्स या अंग्रेज के खिलाफ कौन कौन थे, तो इटली वाला था, जर्मनी वाला था, जापान वाला था। तो अब जापानी के साथ मिल के ये लोग इंडिया से ब्रिटिशर्स को खदेड़ने का प्लान बना लिया था। तो यहाँ तक तो ठीक था। तो जापानी लोग बोला कि कोई लीडर भी तो ऐसा रखो कि जो मतलब पूरा इंडिया में भी वेल नोन हो, सब लोग जानते हो, और लीडरशिप क्वालिटी भी हो। तो फिर एक नाम सामने आया रास बिहारी बोस का। किसका, रास बिहारी बोस।
बोलता नहीं है, जब ये बहुत यंग थे, युवा थे, तभी इन्होंने चांदनी चौक पे लॉर्ड हार्डिंग का जो जुलूस निकल रहा था उस पर बम मार दिए थे, और फिर 13 में गदर आंदोलन को लीड किए थे, लेकिन 15 में आंदोलन फेल हो गया था। तो इनको तो सब जानता ही था, ये भारत से दूर थे, जापान ही में टहल रहे थे, क्योंकि भारत से दूर थे, लेकिन बोलता नहीं भारत को आज़ाद कराने का तो बोलता नहीं धुकधुकी इनके अंदर था ही। और जब ये सुने कि ऐसा कुछ संगठन बन रहा है, बोलता नहीं इंडियन नेशनल का गठन हुआ है, तो ये भी बोले कि हाँ भाई हम लीडर बनेंगे। और उसी समय इन्होंने बना दिया था क्या, टोक्यो में, ये कहाँ थे, जापान में थे, तो टोक्यो में इन्होंने बना दिया था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इसका गठन कौन किया था, रास बिहारी बोस। कहाँ पे, टोक्यो में। आई बोले कि हम लीड करने के लिए तैयार है, तो जब लीड करने के लिए तैयार है तो बाकी लोग भी इनको जानते थे, बड़े बड़े पर्सनालिटी थे, सब लोग जानता था इनको, और एक आदर की नज़र से देखता भी था। तो सबने मतलब अपना क्या कहते हैं उस पर नारा लगाया कि हमारा नेता कैसा हो, तो रास बिहारी बोस जैसा हो। तो उसके बाद ये लीड करने आ गए, लेकिन ये एजेड हो चुके थे, मतलब ठीक है, मतलब लीडरशिप क्वालिटी है, सारा चीज़ है, लेकिन एक होता है ना कि एज फैक्टर भी सामने आ जाता है। तो उसी समय पैरेलली क्या हुआ था कि 1938 और 1939, 1938 और 1939 में सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, मतलब वहाँ चेयरमैन बने थे कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो 39 में जब पिटाभी सीतारमैया को हराए थे, जो कि गांधी जी के कह सकते हैं कि तरफ से थे, तो उसको जब हराए थे तो गांधी जी से इनका मतभेद हो गया था। अब उसके वजह से इन्होंने रिजाइन करके फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। और जब ये कलकत्ता में थे, ठीक है ना, ये पैरेलली बता रहे कि उस समय क्या हो रहा था। तो जब ये कलकत्ता में थे तो उस समय एक हॉलवेल का स्टैचू था कलकत्ता में, तो इसको हटाने के लिए इन्होंने मतलब आंदोलन किया कि इस अंग्रेज का स्टैचू हटाओ यहाँ से। तो इसको नज़रबंद कर दिया गया, इनको सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंद कर दिया गया कलकत्ता में इनके घर में। ये सोचे कि अब तो कांग्रेस का भी वैसा कुछ सपोर्ट है नहीं, आज नज़रबंद किया है, कल मतलब बोलता नहीं काला पानी का सज़ा दे देगा, फिर परसों फांसी दे देगा। तो ये वहाँ से चले गए अफगानिस्तान। कौन गए, तो सुभाष चंद्र बोस अफगानिस्तान गए, वहाँ से फिर ये इटली गए, और फिर बोले कि लड़ कौन रहा है अंग्रेज़ के खिलाफ, तो पता चला इटली जर्मनी। तो ये जर्मनी में जाके हिटलर से मिले, और हिटलर से मिले तो हिटलर, ऐसा कहा जाता है कि हिटलर ही इनको पहली बार नेताजी के ये उपाधि दिया था। ये बोला था कि आप लीडर हैं इंडिया के, तो आप मतलब नेताजी का उपाधि से इनको बोलता नहीं सम्मानित किया था। तो हिटलर बोला कि आप क्योंकि इंडिया से हैं, और इंडिया एशिया में आता है, एशिया में मेरा ही एलाई है, कौन, जापान, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहा है, खदेड़ता जा रहा है, तो आप जाके जापान के साथ मिल के लड़िए। तो तब तक इनको भी पता चल गया था कि INA नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, जिसका एक ही एम है भारत को आज़ाद कराना। तो बोले ठीक है, जापान भेजने का उपाय कीजिए, क्योंकि उस समय साउथ ईस्ट जो भी देश था उसको जापान जीत चुका था, मतलब सिंगापुर तक पहुंच चुका था। तो सिंगापुर तक पहुंचने की वजह से इनको कहाँ भेजा गया, सिंगापुर भेजा गया। और पहुंच गए तो जब ये पहुंच गए तो रास बिहारी बोस, क्योंकि मतलब उनका उम्र हो चुका था, तो वो बोले कि मतलब इनको अपने साथ ले गए, और स्टेज पे ले जाके बोलते हैं कि अब हमारा नेता, मतलब हमारा नेतृत्व, हमारा लीडर सुभाष होगा। तो वहाँ पे फिर नारा लग गया, हमारा नेता कैसा, हमारा लीडर कैसा हो, सुभाष चंद्र बोस जैसा हो। और सुभाष चंद्र बोस में तो बोलता नहीं लीडरशिप क्वालिटी था ही। तो वहीं से वो लोग हेडक्वार्टर बनाए, फिर कहाँ पे, INA का हेडक्वार्टर बना। बर्मा तक तो जीत चुका था जापान, तो बोला कि सब इलाका तो अपने हैं, कहीं बना दो, तो रंगून और सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर बना, किसका, INA का, इंडियन नेशनल आर्मी का। ठीक है। उसके बाद बहुत सारा बटालियन बना, बटालियन मतलब बोले तो टुकड़ी, ठीक है ना, तो सुभाष बटालियन, गांधी बटालियन, नेहरू बटालियन, कलाम आज़ाद बटालियन। उसमें एक लेडीज का मतलब महिला बटालियन भी था, जिसका नाम था झांसी की रानी बटालियन, झांसी की रानी बटालियन। तो उसका जो नेतृत्व दिया गया था वो था लक्ष्मी स्वामीनाथन जी को दिया गया था। तो लक्ष्मी स्वामीनाथन जी किसका नेतृत्व की थी, तो झांसी की रानी बटालियन का नेतृत्व की थी। तो ये पूरा जो बटालियन है, सेना का टुकड़ी था, INA था, दो भाग में बट गया। ठीक है, दो भाग में बट गया। एक भाग नागालैंड की तरफ से आया, एक भाग नागालैंड की तरफ से आया, और दूसरा भाग अंडमान निकोबार की तरफ से आया। और अंडमान निकोबार की तरफ से तो वो लोग जीत गया, बोलता नहीं है, अंडमान निकोबार को जीत लिए, और अंडमान का नाम मतलब सुभाष चंद्र बोस ने रखा था शहीद, लिखते हैं इसको, अंडमान का नाम रखा था शहीद, और निकोबार का नाम था स्वराज। ठीक है, 1 मिनट पानी पी ले।
तो ये हो गया था। और नागालैंड में जो आईएनए का टुकड़ी था वो हार चुका था। उसी समय क्या हुआ था कि जापान पूरे पीक पे था। मतलब उधर वो इसको 1885 में चाइना को हरा चुका था, 1905 में रसिया को हरा चुका था। तो एक बोलता नहीं अलग कॉन्फिडेंस में था उसको, मतलब मंगोलिया पे आक्रमण कर दिया। काहे तो भैया हमको दुनिया जीतना है, दुनिया जीतने के लिए चाइना जीतना है, चाइना जीतने के लिए मंगोलिया जीतना है। तो हर जगह आक्रमण किए जा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि बोलता नहीं है सूरज हमारे यहाँ उगता है, तो बोलता नहीं है पूरे दुनिया का सेंटर हम ही हैं। तो मतलब अपने आप को वर्ल्ड का पावर मान चुका था जापान। तो उसी में उसको पता चला कि नहीं भाई अभी एक और है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो बोला एक और है तो चलो इसको मारते हैं। इस पर बम मार दिया। पर्ल हार्बर इसका एक आइलैंड था, तो उस पर मिसाइल मार दिया। अब अमेरिका परेशान कि कौन पर्ल हार्बर पे मिसाइल मारा। तो जब अमेरिका पूछा कि कौन मारा, तो ये लोग इतने कॉन्फिडेंस थे कि खुद बोलते हैं कि हम मारे हैं। बोलता नहीं है तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है वाला बात हो गया। तो बोला काहे मारा, तो बोला कि बस अपना बोलता नहीं ताकत शो कर रहे हैं, हमको तुमसे लड़ना है। जापान बोला, ये अमेरिका बोला कि मतलब 5 गो आइलैंड है, 4 गो 5 गो आइलैंड है, 5 गो शहर है तुम्हारे पास, तो हमसे लड़ेगा। तो उसके बाद अमेरिका ने इसको सरप्राइज़ दिया हिरोशिमा और नागासाकी पे। मतलब 5 शहर में 2 शहर को तो ऐसे ही बर्बाद कर दिया। लिटिल बॉय और फैट बॉय डाला, जिससे पूरा जापान तहस महस हो गया। उसके बाद उसने घुटने टेक लिया और हाथ जोड़ लिया, बोला कि भैया अब हम मतलब बोलता है सरेंडर करते हैं। तो अमेरिका बोला कि ठीक है अपना आर्मी हटाओ। तो बोलता है आर्मी तो नहीं रखेंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे, लेकिन इसके बदले में कोई आक्रमण कर देगा, क्योंकि हम तो पूरे देश से पंगा ले चुके हैं। तो फिर अमेरिका बोला कि उसका सुरक्षा हम करेंगे। तब से अभी तक जापान के पास अपना आर्मी नहीं है, क्योंकि अब जापान हार चुका था। उधर जर्मनी इटली का भी कहानी ख़त्म था। तो ये अब बचेगा कैसे, मतलब जिसके होता नहीं है कि अब जिसके सपोर्ट से लड़ रहा था आईएनए, उसका सपोर्ट ही खत्म हो गया, बोलता नहीं कट ऑफ हो गया। तो अब क्या होगा। तो सुभाष चंद्र बोस रसिया से सपोर्ट लेने गए। हालांकि रसिया तो अमेरिका इसके ब्रिटेन के साथ ही था, लेकिन फिर भी सोचे कि कम्युनिस्ट है तो उस हिसाब से कहीं सपोर्ट कर दे, बोलता है नहीं साम्राज्यवाद के हिसाब से कहीं वो सपोर्ट कर दे। तो जैसे ही गए तो रास्ते में उनका प्लेन क्रैश हो गया ताइवान में, उनका डेथ हो गया। तो यहाँ तक तो फिर आईएनए धाराशाही हो गया, ठीक है ना, लीडर भी नहीं बचा। तो उसमें इसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक थे प्रेम सहगल, ठीक है ना, प्रेम सहगल। दूसरे थे गुरु गुरु बख्श सिंह, गुरुबख्श सिंह, और तीसरे से शाहनवाज। इन तीनों को ये किया गया, मतलब गिरफ्तार कर लिया गया। और इन पे मतलब ट्रायल चल रहा था लाल किला में। तो ये भी पूछता है कि इन तीनों पे कितना कहाँ ट्रायल चला था। तो इन तीनों पे लाल किला पे ट्रायल चल रहा था, क्योंकि अभी 1945-46 का बात था, लगभग आज़ादी तय हो चुका था। तो पूरे बोलता नहीं है लोगों में जोश था कि कुछ भी हो जाए, लाल किला को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो वाला बात था। तो मतलब पूरे जोश के साथ इन लोगों के सपोर्ट में लोग आ गए थे। तो जब लोग इतने सपोर्ट में थे तो एक कमेटी बनाया गया, जिस कमेटी का नाम था जिस कमेटी का नाम क्या था जिस कमेटी का नाम था आज़ाद आज़ाद हिंद रेस्क्यू कमेटी, ठीक है ना। तो अब कमेटी में एक आदमी तो होगा नहीं। तो कमेटी के जो हेड थे उनका नाम था भूला भाई देसाई, ठीक है ना। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भूला भाई मतलब कौन ये थे मेन एडवोकेट कौन थे आज़ाद हिंद फौज के लिए जो लड़ा था। तो उसमें भूला भाई देसाई का नाम आता है। और भी थे, मतलब कमेटी में और भी मेंबर थे, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ, फिर उसके बाद अरुणा आसफ अली थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ये सब भी थे। मेन मतलब लीडर कौन थे, तब भूलाभाई देसाई थे। लेकिन ये लोग फिर भी बचा नहीं पाए और उनको डेथ सेंटेंस हो गया था। किसको, इन्हीं तीनों को। प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह और शाहनवाज को क्या हो गया था, मतलब फांसी का सज़ा सुना दिया गया था। एक और थे राशिद अली, जिनको 7 साल का जेल मिला था। लेकिन जैसे अभी इस आर्टिकल 72 के तहत क्या होता है कि हमारे प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होता है, क्षमादान। तो उसी समय गवर्नर जनरल के पास होता था। तो जो बेबल था उस समय का गवर्नर जनरल, वो मतलब बोलता नहीं है माफ़ कर दिया, बोला कि अब जाते जाते क्या मतलब लफड़ा करके जाए। तो उसने इन तीनों को माफ़ कर दिया था। तो इस तरह से ये पूरा आईएनए का कहानी था, ठीक है। तो आईएनए का कहानी हम लोगों को क्लियर हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या था। तो हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ आईएनए बिफोर सुभाष चंद्र बोस। तो कौन थे, तो इस साफ क्लियर है कि कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है ना।
तो अब सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब INA से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो लगभग बन ही जाएगा आप लोग से। 7th क्वेश्चन देखते हैं। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया केम फॉरवर्ड विथ अ प्लान फॉर अ यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। पंजाब, ठीक है ना, पंजाब आया था प्लान के साथ कि भैया हमको स्वतंत्र रहना है और मतलब अपना एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व हम रखने का गुजारिश लेके आया था ब्रिटिशर्स के पास। तो ये पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, हु वाज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो ये तो उनका स्टैचू भी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में ये फंडामेंटल कमेटी जो बना था, फंडामेंटल राइट का जो कमेटी था, उसके हेड यही थे, क्या कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और हमारे क्या थे, जो इंडिया को यूनाइटेड किया गया तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था, मतलब सारे राज्य को अपने में जोड़ने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही था। और इनका एक सत्याग्रह भी था, बरदौली सत्याग्रह, जो कब था, 1928 में। 1928 में बरदौली सत्याग्रह में इनको वहाँ की जो महिला थी वो सरदार सरदार बोलने लगी थी, तो गांधी जी ने इनको टाइटल दिया था सरदार का। तो इनको वहीं से क्या मिला टाइटल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन, असर्शन रीजन में क्या होता है ना कि असर्शन के बाद बिकॉज लगा दीजिए और उसके बाद रीजन को पढ़िए। अगर सही है तो ठीक है, ए हो जाएगा, नहीं है तो अगर दोनों सही है तो बी हो जाएगा, एक सही दूसरा गलत है तो सी है, नहीं तो डी, इस हिसाब से। तो अससन बोल रहा है कि प्रोटेस्ट लेड बाय लाला लाजपत राय वाज ऑर्गेनाइज इन लाहौर इन 1928 अगेंस्ट साइमन कमीशन। तो सही बात है, साइमन कमीशन के अगेंस्ट था। अब साइमन कमीशन क्या था ना कि सारे लोग उसमें वाइट थे, मतलब ब्रिटेन के ही थे, इंडिया से किसी को लिया ही नहीं गया था। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनना है और इंडिया से कोई है ही नहीं, तो ये तो बोलता नहीं है, सही बात नहीं था। तो उस हिसाब से इसका बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, साइमन गो बैक का नारा लगा था। तो लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट में भाग लिए थे, ठीक है ना। और उसके बाद रीज़न कर रहा है साइमन कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, तो सही है, बिकॉज साइमन कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल, तो एसेसन भी सही है, उसका रीज़न भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी में लाला लाजपत राय को ऐसा चोट लगा कि उसके बाद उनका डेथ भी हो गया। तो बोले भी थे कि मेरे शरीर पर मारी गई लाठियाँ हिंदुस्तान के में ब्रिटिश राज्य के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ताबूत मतलब होता है कि जैसे कि वो जो मर जाता है तो इसे एक वो बक्सा में बंद करके रखता है ना वो लोग को, तो उसमें कील मारता है ना चारों तरफ से, तो वही बोले थे कि ताबूत का आखिरी कील साबित होगा ब्रिटिशर्स को लोग के लिए। गरम दल के नेता थे। इसके इसी का बदला लेने के लिए कहा जाता है कि भगत सिंह ने गोली मार दिया था सॉन्डर्स को, हालांकि इसका प्रूफ नहीं है कोई। तो 10वां नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वेबल प्लान द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल वेयर टू बी इक्वल। वेबल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो ठीक है, वेबल प्लान के बारे में सेशन तो चल ठीक है, लेकिन रीज़न सही नहीं है, तो इसमें क्या हो जाना चाहिए, सी हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, इस सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे जब आगे भी पढ़ेंगे, वेबल प्लान क्या है, कैबिनेट मिशन क्या है, क्रिप्स मिशन क्या है। तो वेन कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया, तो कब आया था, तो 1946 में आया था। इसी के बाद तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से इंडिया को आज़ादी मिल गया था। और बोलता नहीं, रेड क्लिफ लाइन जो वो थे, क्या तो नाम था उनका, क्लिफ था, लास्ट में क्लिफ था, जो भी नाम था क्लिफ था, वो बाउंड्री खींच दिए थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो उसी को रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं। उसी हिसाब से इंडिया और चाइना के बीच भी बाउंड्री है, इंडिया और चाइना के बीच भी बाउंड्री है, उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। उसको क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। उसके बाद उसी हिसाब से इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में भी, इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में भी लाइन है, उसको बोलते हैं डूरैंड लाइन, ठीक है ना, डूरैंड लाइन बोलते हैं। उसी हिसाब से इंडिया और किससे अलग होता है, तो एक श्रीलंका से अलग होता है, तो वो तो क्योंकि ज़मीन से नहीं जुड़ा हुआ है ना, तो समुद्र से जुड़ा हुआ है। समुद्र के नैरो रास्ता को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट, वहाँ वहाँ का नाम है पाक स्ट्रेट, पाक स्टेट। और जो गल्फ़ है उसको बोलते हैं गल्फ़ ऑफ मन्नार, जिससे इंडिया श्रीलंका से अलग होता है, ठीक है। तो खैर ये तो 11 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अराउज अ वेव ऑफ पॉपुलर इंडिजेनेशन दैट लेड टू द मैस्कर बाय ब्रिटिश एट। तो ये तो बोलता नहीं, तो जो नहीं भी पढ़ रहा है कमीशंस के लिए उसको भी याद है कि रॉलेट एक्ट,
ठीक है। तो रॉलेट एक्ट बहुत मतलब बोलता नहीं आर्बिट्रेरी एक्ट था, मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी कर रहा है, मतलब न ट्रायल है न कुछ है, धारा 144 है। तो सबसे बोलता नहीं काला कानून इसको कहा जाता था। और इसी के इसके अगेंस्ट में नहीं, डॉक्टर सत्यपाल और सिर्फ ये डॉक्टर सत्यपाल और एक थे सफुद्दीन किचलू। सफुद्दीन किचलू, इस दोनों का अरेस्ट हो चुका था, तो इसके अगेंस्ट में लोग इनके अरेस्ट के अगेंस्ट में जमा हो रहे थे, तो वहीं पे गोली चलवा दिया था। ठीक है ना। डायर तो पूछता है कि गांधी जी के अरेस्ट के अगेंस्ट में आए थे, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन थे, तो गांधी जी के अरेस्ट के अगेंस्ट में नहीं, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ठीक है ना। तो वहीं पे ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। फिर 13 क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग ड्राफ्टेड द रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम फॉर द कराची सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1930। तो ड्राफ्ट कौन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इस सेशन का चेयरमैन कौन थे, तो वहाँ पे हो जाएंगे हमारे ये सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, हु हैड फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लीग। इंडिपेंडेंट लीग का ये स्थापना कौन किया था, तो पिछले हम लोग आईएनए में देख लिए थे कि टोक्यो में कौन बनाया था इंडिपेंडेंट लीग, रास बिहारी बोस। ठीक है। तो ये तो अब बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो जब ब्रॉडर कंसेप्ट पता हो ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कोई बोलता नहीं है, वैल्यू रह नहीं जाता। 15 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमोंग द फॉलोइंग प्रपोज दैट स्वराज शुड बी डिफाइंड एज कंप्लीट independence free from all foreign control. See, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज बोलता नहीं हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर रहेंगे, ये कौन बोला था, बाल गंगाधर तिलक। लेकिन स्वराज का वर्ड पहली बार कब उछला था और कौन उछाला था, तो मौलाना हज़रत मोहानी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, मौलाना हज़रत मोहानी। और कब उछाले थे, तो मुस्लिम लीग का सेशन था, लखनऊ सेशन, लखनऊ सेशन था, वहाँ पे पहली बार इस वर्ड को यूज किया गया था स्वराज, और वहाँ पे डिफाइन किए थे कि स्वराज का मतलब क्या होता है, यही होता है। ठीक है ना, स्वराज शुड बी डिफाइन एज द कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्री फ्रॉम ऑल फॉरेन कंट्रोल। ठीक है ना, विदेशी नियंत्रण से मुक्त पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए, तो वो सही आंसर हो जाएगा मौलाना हजरत मोहानी। 15 तक हो गया, 16 नंबर देखते हैं हम लोग। ठीक है। तो रियल इंटेंशन ऑफ ब्रिटिश टू इंक्लूड द प्रिंसली स्टेट इन द फेडरल यूनियन प्रपोज बाय इंडियन एक्ट ऑफ 1930। सी, इंडियन एक्ट ऑफ 1930 है, क्योंकि आज तो एक चीज़ को डिटेल में ले लिए हैं, तो उतना टाइम नहीं है कि इसको भी डिटेल में देखें, लेकिन इसको डिटेल में देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो लेकिन मेन इंटेंशन क्या था, तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यूज द प्रिंसेस टू काउंटर बैलेंस द एंटी इम्पेरियलिस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर। राष्ट्रवादी नेताओं में साम्राज्यवाद विरोध सिद्धांतों को संतुलित करने के लिए रियासतों का उपयोग करें। तो जाहिर सी बात है, वो लोग तो ऐसे भी बोलता नहीं है, जिस चीज़ को यूज कर सकता था दबाने के लिए उस चीज़ को यूज कर रहा था, तो उस समय ये इसका इंटेंशन था। हालांकि सारे एक्ट को, पिट इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट और GOI 1909, 19 और 35 को हम लोग डिटेल में देखेंगे तो पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बोलता नहीं एक मूवमेंट पता चल जाएगा कि कैसे एक्ट बन रहा है, क्लियर व्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू इस 35 1935 को ये बोले थे, कौन कहता है, जवाहरलाल नेहरू बोले थे एक्ट ऑफ स्लेवरी है। ये क्या है, एक्ट ऑफ स्लेवरी, कौन बोला था, तो जवाहरलाल नेहरू। पूछा हुआ क्वेश्चन सब। द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज लॉस्ट विद द रिजेक्शन ऑफ, तो बोलता नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विद द रिजेक्शन ऑफ व्हाट, विद द रिजेक्शन ऑफ सॉरी विद द रिजेक्शन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, विद द रिजेक्शन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मूवमेंट गॉट द सपोर्ट फ्रॉम बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों से सपोर्ट किसको मिला था, तो जाहिर सी बात है खिलाफत मूवमेंट में, क्योंकि गांधी जी ने ट्रिक प्ले किया था बोले, या जो भी बोलता नहीं नीड ऑफ द आवर था,
उस समय सपोर्ट किया था, जिससे मतलब मुसलमानों को लगा कि ये तो हमारे भी नेता है, नेतृत्व कर सकते हैं, क्योंकि 3 बड़े सत्याग्रह को सक्सेसफुली लीड कर दे चुके थे गांधी जी। तो एक नेशन वाइड इमेज बनते जा रहा था और उस समय तक बन चुका था। तो उन्होंने सपोर्ट, जब जैसे ही गांधी जी ने सपोर्ट किया खिलाफत मूवमेंट को लेके, तो खिलाफत के बाद क्या आ गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आ गया। तो नॉन कोऑपरेशन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 18 का ऑप्शन ए नॉन कोऑपरेशन। फिर क्या हुआ था कि 6 फरवरी को, शायद 5 फरवरी को या 6 फरवरी को 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसमें पुलिस स्टेशन जला दिया था गोरखपुर में। तो जिसको लेके 12 फरवरी को क्या हुआ था, गांधी जी वापस ले लिए थे, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसके अगेंस्ट सारे लोग चले गए थे, मतलब सी आर दास, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सब बोल रहे थे कि अभी तो पीक पे है। बोलता नहीं, किसी एक आदमी का गलती पूरा देश काहे भुगते। तो वो एक मतलब चौरी चौरा के लोगों ने गलती किया, पूरा देश में आंदोलन अभी पीक पे, आप वापस काहे ले रहे हैं। तो गांधी जी माने नहीं, वो वापस ले लिए। तो इसके अगेंस्ट होकर फिर स्वराज पार्टी वगैरह बनना शुरू हुआ। तो वो लोग, उस जब क्वेश्चन आएगा तो उसको देखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सत्याग्रह वाज हेल्ड एट नागपुर इन 1923। तो नागपुर 23 में कौन सा सत्याग्रह हुआ था। 1923 कब का बात है, जस्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद की बात हो रहा है, ठीक है ना। चार्ल्स मूवमेंट तो सिविल सत्याग्रह बहुत बाद हुआ था। इसका बाकी ऑप्शन शायद दूसरे पेज में। तो बी है साल इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो ये तो है नहीं, विनोबा भावे इसके बोलता नहीं है, पहले इनमें नाम आता है। रायोट सत्याग्रह भी नहीं, फ्लैग सत्याग्रह। तो झंडा सत्याग्रह, इसको लीड कौन किया था, तो सरदार पटेल ने किया था। और ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What was Lala Lajpat Rai demonstration against when he succumbed to the police brutality। तो मतलब मतलब वो तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, साइमन कमीशन के लेके उनका इशू चल रहा था, और उसके अगेंस्ट में वो क्या किए थे, मतलब आंदोलन में भाग लिए थे, वहीं पे मतलब टारगेट करके इनको मारा गया था। ऐसा नहीं है कि भीड़ में इनको लग गया, इनको स्पेशली टारगेट किया गया था, मारा गया था, जिसमें इनको बहुत जख्म हुआ, फिर बाद में हार्ट अटैक से इनका मौत हो गया था। तो साइमन कमीशन आंसर हो जाएगा। हु वॉज द फाउंडर, मतलब एडिटर ऑफ फेमस न्यूज़पेपर केसरी ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल। तो केसरी तो पूरा बोलता नहीं है, बहुत फेमस है। कौन लिखा था, तो लोकमान्य तिलक। केसरी लिखते थे मराठी में, और मराठा लिखते थे इंग्लिश में, ठीक है ना। उनका 2 न्यूज़पेपर बहुत फेमस है, मराठी जो कि इंग्लिश में आता था, केसरी जो कि इंग्लिश में आता मराठी में आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, हु अमंग द फॉलोइंग पाकिस्तानी नेशनल वाज अवार्डेड भारत रत्न बाई इंडियन गवर्नमेंट। तो किसको अवार्ड किया गया था, तो इसमें से 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें है खान अब्दुल गफ़ार खान को भारत रत्न फॉरेनर को मिला हुआ है इंडिया की तरफ से, तो मिला हुआ है। जैसे मदर टेरेसा हुआ, तो मदर टेरेसा तो खैर उनको सिटीजन ऑफ इंडिया भी मिल गया था बाई नेचुरलाइजेशन, मतलब बहुत वे है ना सिटीजनशिप लेने का, बाई रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन वगैरह वगैरह, बाई बर्थ। तो बाई नेचुरलाइजेशन मदर टेरेसा इंडियन हो गई थी, उनको भी भारत रत्न मिला। एक नेल्सन मंडेला, ठीक है ना, उनको भी भारत रत्न मिला हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23, इन 1939 सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी डिफिटिंग। तो ये तो हम लोग डिस्कस कर ही लिए, 1939 और 38 का बात तो डिस्कस कर लिए हैं। पट्टाभी सीतारमैया को डिफीट किए थे, जिससे उनके और गांधी जी के बीच अनबन भी हो गया था। हालांकि दोनों का मतभेद था, लेकिन दोनों का बोलता नहीं है देश को लेकर मत सेम ही था। और जब सुभाष चंद्र बोस रंगून में अपना भाषण दे रहे थे, वर्ल्ड फेमस भाषण दे रहे थे, और जिसमें उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, मतलब जो भी मांगा है देश ने वो दिया है, आज आपको अपने खून देने की बारी है। तो उसी समय नारा आया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और जब वो मतलब एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि जब हम बोलता नहीं है आज़ादी की इस बोलता नहीं है हवन में अपना शीश अर्पित करने जा रहे हैं, तो देश के बोलता नहीं है राष्ट्रपिता का आशीर्वाद चाहिए। तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि राष्ट्रपिता फादर ऑफ नेशन कौन कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को बोला था फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता। रिस्पेक्ट बहुत करते थे, भले बोलता नहीं है विचार अलग थे। लास्ट क्वेश्चन है 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वेर एस्टेब्लिश्ड बाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो कौन सा पॉलिटिकल पार्टी को एस्टेब्लिश किया गया था, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, देखिए पीजेंट पार्टी तो नहीं, इनके द्वारा नहीं किया गया था। ऑल
ऑल द इंडियन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, यस, ये भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर बोला जाता है इनको, इनका भी बहुत योगदान है, ठीक है ना। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे ये। द इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये भी इनके द्वारा फाउंड किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, मतलब बी ऑप्शन। और ये ऐसे भी है जिसको ऑल राउंड टेबल अटेंड किए थे, मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था 1930, 31, 32 का, तो उसको अटेंड करने वाले ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फिर इनका पूना पैक्ट भी साइन हुआ था किसके साथ, इसके साथ महात्मा गांधी के साथ, जिसमें महात्मा गांधी का साइन नहीं था। ये सब क्वेश्चन खैर जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे देखेंगे। आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।